नाइट्रोजन बेसिस हैं कितने हैं? नाइट्रोजन बेसिस हैं हमारे पास 5। ठीक है, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, कितने हैं बेटा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, 5 है। ठीक है, अब इन पांचों को हमने, तुम यहाँ पे नाम पढ़ रहे हो कि एक का नाम है प्योरिन्स और एक का नाम है पिरामिडन्स। ठीक है, पिरामिडन्स के अंदर आपको दे रखा है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, और जबकि प्योरिन के अंदर दे रखा है आपको एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस, माई सेल्फ डॉक्टर यशोदा भूषण। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपनी नई जर्नी विद जेनेटिक्स, है ना। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, है ना। और उसमें जानेंगे कि किस तरीके से जो हमने अभी बात करी वेरिएशन और इनहेरिटेंस के लास्ट वाले चैप्टर में, उसका बेसिस हमें इतना तो पता चल गया कि उसका बेसिस होता है बेटा आपका क्रोमोसोम के अंदर वाले जीन्स। तो ये किस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, यानी हम डीएनए और आरएनए की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपने इनहेरिटेंस पढ़ा उस टाइम पे ये पढ़ा कि कोई चीज़ किस तरीके से इनहेरिट होती है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन हो रही है, वो सेम स्पीसीज़ का होना चाहिए। ठीक है, और जब पास ऑन होती है तो वो कौन से कैरेक्टर्स उसके पास प्रोजेनी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है, या क्या क्या वेरिएशंस आ सकती है जाते टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है अपने लास्ट चैप्टर में, है ना। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जीन्स किस तरीके के फॉर्म्स में हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम उसकी केमिस्ट्री जानेंगे। इस चैप्टर में हम उसमें क्या जानना चाह रहे हैं, उसकी केमिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, है ना, कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरीके का है। ठीक है वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है, और उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये जानकारी से ये भी हम देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्या कहते हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 5 आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सिंपल सी बात है। आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे बेटा एक तो बेसिक नॉलेज ऑफ डीएनए और आरएनए बेटा, है ना, और ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, है ना। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लोग जेनेटिक मटेरियल तक पहुँचे, है ना, किस तरीके से क्या एक्सपेरिमेंट करे उन लोगों ने कि जिससे उन्होंने पता लगाया कि डीएनए है या आरएनए ही है ऐसी चीज़ जो हमारा क्या करती है बेटा इन कैरेक्टर्स को लेके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस। सबसे पहले अब यही बता रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होता है बेटा विच नॉट ओनली कंट्रोल्स द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स। केवल ये बात पे नहीं डिपेंड करेगा जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि कौन से कैरेक्टर जाने चाहिए, कौन से कैरेक्टर नहीं जाने चाहिए, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उस पर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है ना। एक्वायर्ड क्या कहते हैं तुम्हारे जो वेरिएशन थे वो जीन्स पे प्रेजेंट नहीं होते, वो तुम एट द टाइम कोई इंडिविजुअल अपने पूरे लाइफ लॉन्ग जो भी चीज़ें नहीं सीखता है उसको एक्वायर्ड क्या बोल रहे थे हम, एक्वायर्ड वेरिएशंस बोल रहे थे। तो वो कुछ ऐसे ट्रेड्स जो केवल क्या हो सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन हो सकते हैं, वो कौन कैरी करेगा, जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा। ठीक है, तो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता, उनके एक्सप्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये भी देखेगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो एबल होना चाहिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो यानी एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो वो क्या होना चाहिए, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, है ना। तो यानी रेप्लिकेट कर पाए ऐसा मटेरियल होना चाहिए, है ना। अब हम जैसे आप नॉर्मल देखो कि CO2, आप एक मॉलिक्यूल को जानते हो CO2, या इसको जानते हो, वाटर को जानते हो, क्या ये रेप्लिकेट होते हैं बेटा, क्या ये रेप्लिकेट होते हैं, ये रेप्लिकेट नहीं होते हैं। या अब ऐसा थोड़ी कि एक CO2 बन गया तो अपने आप दूसरा CO2 बन जाएगा, या वाटर बन गया तो अपने आप वाटर, ऐसा होता वाटर अपने आप बन रहा होता है एक मॉलिक्यूल होता है तो कितना अच्छा रहता है ना, और यहीं CO2 अगर रेप्लिकेट कर रहा होता तो कितना डेंजरस हो जाता। तो लाइक यानी कि
जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के दौरान जो केमिस्ट्री थी, जब वो लिविंग सेंस में आई तो केमिस्ट्री कुछ इस तरीके से डेवलप या इवॉल्व हुई कि क्या हुआ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आए जो खुद को क्या कर सकते थे, खुद को रेप्लिकेट कर सकते थे, खुद के लिए दोबारा से मतलब क्या कर सकते थे, अपने जैसे ही एक्सप्रेशन दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते थे या अपनी जैसी कॉपीज बना सकते थे। तो वो क्या कहलाए, जेनेटिक मटेरियल कहलाए, है ना। और वो सब मॉलिक्यूल कर सके ये पॉसिबल नहीं होता, है ना। एंड पास ऑन फॉर्म क्या है, एंड pass on from a cell to its daughter cell और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, है ना। या तो अपनी मल्टीपल कॉपीज, जैसे अभी हमें बॉडी में जो नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा है तो एक सेल से दूसरे सेल में कॉपीज जा रही हैं ना न्यूक्लियस की, तो वो जेनेटिक मटेरियल जो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाए, या फिर जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो डॉटर सेल या फिर जनरेशन से एक जनरेशन यानी कि गैमेट्स से ट्रेवल करे, तो इसमें क्या रिक्वायर्ड है, इसमें रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड है जेनेटिक मटेरियल का। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, एक तो तुम्हें क्या पता चल गया यहाँ पे, क्वालिटी पता चल गई बेटा, क्वालिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या है क्वालिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि एक तो वो क्या होता है बेटा, इट शुड कैरी आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाला होता है ना, यानी कि ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को, एक ये हो गया, है ना, कंट्रोल्स द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, एक बात। दूसरी बात, एबल टू रेप्लिकेट एंड पास ऑन फ्रॉम वन सेल टू इट्स डॉटर सेल, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी केमिकल्स, ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनने वाले आपके पॉलीमर इस तरीके के होने चाहिए जो क्या कर सके, अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके एक्सप्रेस करने में, है ना। अब ऐसा नहीं हो कि भाई मटेरियल जा तो रहा है पर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल और फॉर्म कर सके एक्सप्रेशन को और रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, तो आपको ये इजी से आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, तो हमें पाया गया कि किस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं या किस तरीके के पॉलीमर हो सकते हैं, किस तरीके के मतलब कहते हैं ना, अगर आपको अपनी क्लास 11th का बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर याद है, ठीक है, तो बहुत इजीली इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग बेसिस को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो भी ये बायोकेमिकल्स हैं उनको ग्रुपिंग करी थी हमने पढ़े थे बेटा, हमने पढ़े थे वहाँ पे शुगर्स की बात करी थी, शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी थी, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी थी हमने, प्रोटीन के मॉलिक्यूल देखे थे, प्रोटीन्स की बात करी थी, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, है ना, हमने बात करी थी फैटी एसिड्स और लिपिड्स की, है ना, कि ये होते हैं आपके बायो केमिकल्स। प्लस इसके साथ एक ग्रुप और देखा था आपने, क्या, जिसमें था आपका न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लियस में कुछ एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं जो क्या बना रहे, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो कि दो टाइप के होते हैं आपके, आरएनए और डीएनए। ठीक है, यही स्टडी किया है आपने अभी तक किसमें, और आरएनए किससे बना होता है, डीएनए किससे भी पढ़ा, ये भी आपने क्लास 11th में सब कुछ देख लिया था, है ना। ये क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 11th, सेकंड में कहाँ पढ़ोगे ये आपके क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी बात करती है। तो न्यूक्लियो एसिड दो टाइप के होते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से, एक तो डीएनए अभी हमने देखा, दूसरा जिसका नाम है पूरा फुल फॉर्म पे बहुत ध्यान रखना कि फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए को क्या बोलेंगे, आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो डीऑक्सी हो जाएगा ना, डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, तो इसलिए डीऑक्सी। तो आरएनए से ही डीएनए बना है ना। कैसे बना है, जब हमने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, नाम में ही इनके क्या रिलेशन छिपा हुआ है। ठीक है,
दो टाइप के होते हैं। इन ऑल ऑर्गेनिज्म डीएनए सर्व्स एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन which expresses itself through RNA, but in virus either DNA और RNA can serve as genetic material। तो अभी हम आगे चैप्टर में बात करेंगे कि जो डीएनए और आरएनए जो है हमारा, वो किस तरीके का है बेटा। वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि जितने भी आप अभी तक ऑर्गेनिज्म अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जानते हो, उन सभी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो मोस्टली आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, है ना। मोस्टली क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, ठीक है। पर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए भी होता है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, हमारा एचआईवी वायरस है ना, उसके बारे में स्टडी करनी है हमें। अब बहुत स्टडी चलती हुई रहती है इनफैक्ट, है ना। जब तक हम एड्स के एकदम परफेक्ट क्योर पे ना पहुंच जाए तब तक वो स्टडी चलती रहेगी। तो हमने देखा है कि जो क्या कहते हैं आपका एचआईवी वायरस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है आपका जेनेटिक मटेरियल है ना, जो कि बेटा क्या कर सके, इनहेरिट कर सके, इनहेरिटेंस शो कर सके, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, है ना। दूसरा आपका रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट आता है कि ये कैसा होना चाहिए, स्टेबल, ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। कि मान लीजिए एक स्पीसीज है, बढ़िया से मतलब उसकी जनरेशन चलती आ रही है, अगर अभी जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट चैप्टर में, कि म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, एकदम से चेंज देखने को मिला था हमें। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में देखा था हमने, थैलेसीमिया में देखा था। तो ये जो दिक्कतें आ रही थी वो उसके म्यूटेशन की वजह से आ रही थी, और हम ये नहीं चाहते कि म्यूटेशन हो जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन ज़्यादातर डिजास्टरस होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन नहीं चाहते तो किस तरीके का मटेरियल जेनेटिकली, मतलब ये जो मटेरियल हमें ऑब्टेन्ड हुआ है वो कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, है ना। कि वो ज़्यादा म्यूटेशन डजेंट, शुड नॉट शो, है ना, शुड नॉट शो मच म्यूटेशन। देखो थोड़ा बहुत तो जरूरी है, थोड़े बहुत चेंजेस आने जरूरी है, वेरिएशन आनी जरूरी है, वो करता ही, ये करता है सेल, है ना, नॉर्मल है वो तो। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए बट, ठीक है। और केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई दूसरे केमिकल्स हैं, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे आपके कोई और मान लीजिए केमिकल्स आए और उनसे थोड़ा सा भी मतलब जल्दी रिएक्टिव, यानी रिएक्टिविटी इसकी कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे से रिएक्ट कर गया, कुछ और नया बना दिया तो भी तो बेकार है ना। तो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो रेप्लिकेट करने में उसको आना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन को कैरी कर सके, इस तरीके का होना चाहिए। तो जब इस तरीके की जेनेटिक मटीरियल्स की बात देखी गई तो हमने पाया अपने पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि अपने अर्थ पे, और तो कहीं मतलब गए भी बार लेकिन वहां भी कि नहीं मिला, ठीक है। तो हमें केवल दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल बने मिले, ठीक है। एक मिला हमें आरएनए और एक मिला डीएनए, ठीक है बेटा। नाम हमें पता ही है कि इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड है और इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। आरएनए प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। कहने का मतलब क्या, कि भाई एकदम से परफेक्ट या आइडल आपका क्या नहीं मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा। अर्थ पे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, है ना। एकदम से क्या कहते हैं इंसान नहीं आगे, धीरे धीरे हर चीज़ में इवोल्यूशन हुआ, है ना। पहले क्या कहते हैं बैक्टीरिया आए, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ तो वॉर्म्स वगैरह आए, फिर वॉर्म्स के बाद फिर धीरे धीरे एव्स, फिशेज, ये सारी चीज़ें बनी, है ना। फिर जाके क्या कहते हैं बेटा मैमल्स आए, है ना। इस तरीके से इवॉल्वमेंट हुई। तो यानी ये इवॉल्वमेंट में कहीं ना कहीं उसके जो अंदर के बायोकेमिकल्स थे वो इवॉल्व हुए, तब तो जाके हुआ। तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि अर्थ पे अगर सबसे पहले किसी मटेरियल या बायोकेमिकल मटेरियल ने अगर अपने आप को रेप्लिकेट किया तो वो कौन सा था, आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है कि सबसे प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आपका आरएनए है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन हुई, क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हुई बेटा, ठीक है। मॉडिफिकेशन हुई, देन आपका क्या बना बेटा, डीएनए बना, ठीक है। अभी इस तक का एडवांस
एडवांस जेनेटिक मटेरियल है और अभी तक नहीं देखा गया कि कोई और जेनेटिक मटेरियल है जितना ज़्यादा ये स्टेबल है, जितना अच्छे से ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये कैरी कर सकता है, उतना अभी तक कोई जेनेटिक मटेरियल, कोई और दूसरी चीज़ हमें मिली ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए की बात करेंगे, ठीक है। अब तुम अपने क्लास 11th की नॉलेज से अगर रिकॉल कर सको कि अगर आप आरएनए डीएनए की बात करें तो आरएनए डीएनए होते क्या है, ठीक है। तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसको के अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर देखो क्या क्या होता है। अगर तुम याद करो, सबसे पहले तो ये याद करो कि जेनेटिक मटेरियल कैसे बनेगा। जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, किससे बना रहता है, एक बेस, ठीक है, एक बेस होना चाहिए उसमें, ठीक है। कैसा बेस, किस चीज़ का बेस, नाइट्रोजन का बेस, ये आपके बेस हैं, ठीक है, ये आपके क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। तो आ रहे, याद आ रहा है बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसमें प्योरिन्स और पिरामिडेंस पढ़े थे हमने, है ना। तो बेस होना चाहिए प्लस एक शुगर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, शुगर है, ये आपकी क्या है, शुगर, ठीक है। ये आपका क्या है, बेस, ठीक है। और एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, ये क्या है आपका, पी, पी फॉर फॉस्फेट, ठीक है। तो जब ये चीज तीनों एक साथ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, शुगर अलग चीज हो गई, बेस अलग चीज हो गई, कैसा बेस है ये बेटा, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन से बना हुआ मॉलिक्यूल, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो नाइट्रोजन से बना हुआ से एक साइक्लिक कंपाउंड, एक शुगर से बना हुआ साइक्लिक कंपाउंड और एक फॉस्फेट ग्रुप, जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड कैसा मॉलिक्यूल बन गया, ये अपने आप को रेप्लिकेट करने वाला मॉलिक्यूल बन गया बेटा, ठीक है। अब ये अपने आप को क्या कर सकता है, इजीली रेप्लिकेट कर सकता है, प्लस अपनी जैसे और भी यूनिट्स को क्या कर सकता है, अपने जैसी और यूनिट्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये लंबे पॉलीमर जैसा, लंबी चेन जैसा दिखेगा, जैसे कार्बन में देखा हमने। कार्बन में खास बात क्या देखेगी, कार्बन जो है बेटा कोवेलेंट नेचर शो करने की वजह से क्या होता है, अपने जैसे बहुत सारे दूसरे कार्बन एटम से ज्वाइन कर देता है। ऐसे ही ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरी दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेंज मतलब मॉलिक्यूल भी क्या हो सकते हैं बेटा, जुड़ सकते हैं, है ना। 1 2 and 3 and 4 ऐसे करके बहुत सारे, है ना, कितने अभी देखेंगे कि इसमें कितना होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ क्या हो सकते हैं, पॉलीमर बना सकते हैं, एक लंबी चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले, ठीक है, क्या देखना है, देखो जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ, अगर यूनिट आएगा, यूनिट की बात करेगा, यूनिट कौन सी, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या होता है जी न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में होता है आपका एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होती है हमारी, है ना, प्लस आपका क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप, है ना, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। इस चीज़ को अच्छे से रट लो, याद कर लो, है ना। मतलब ये चीज़ ऐसी ही है, इसको नाम, इसको क्या एक्सप्लेन करूँ कि नाइट्रोजन बेस ही है, शुगर ही है, फॉस्फेट, यही तीन चीज़ से मिलता है ना। चाय बनती है तो चाय पत्ती, दूध, यही डालते हो ना। तो इसमें भी यही है, डीएनए बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन बेस चाहिए, आपको शुगर चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए तो यही चाहिए, है ना। इसके अलावा और आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, देखो वहाँ पे केवल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हो बीच में और ये चीज़ देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपका शुगर है। ये जो पेंटोज कितनी है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, है ना, नंबरिंग देख रहे हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो कार्बन चेन है ये कितने हैं, 5 की, तो पेंटोज शुगर क्या है, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। पेंटोज शुगर कैसे होनी चाहिए, पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर दो तरीके की देखी गई, कौन कौन सी, एक देखी गई राइबोलोज, ठीक है, और एक देखी गई डीऑक्सी राइबोलोज,
ठीक है, ठीक। तो जब ये आपकी क्या कहते हैं, ठीक है, जब आपकी ये पेंटोज शुगर देखी गई तो दो तरीके की थी, राइबोलोज और डीऑक्सी। ठीक है, अब यही क्या बनाती है, अगर इस शुगर से बन रहा है आपका जेनेटिक मटेरियल तो वो कहलाता है बेटा आरएनए। ठीक है, और अगर डीऑक्सी राइबोलोज से बन रहा है तो वो कहलाता है आपका डीएनए। सिंपल। ठीक है, यानी केवल क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है केवल शुगर के बेसिस पे। अगर शुगर राइबोलोज है तो आपका क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। अगर शुगर डीऑक्सी राइबोलोज है तो क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं बेस। अब बेस की वजह से न्यूक्लियोटाइड, जब मैं यहाँ पे लिख रही थी 1 2 3 4, तो ये कितने तरीके के हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस की वजह से। बेटा देखो कौन कौन से बेस हैं आपके, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, आपको क्या क्या दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यही 5 बेस होते हैं। ठीक है, यही 5 बेसिस होते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ बेसिस, इक्वल टू, अरे इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, सबसे पहले एडेनिन, ठीक है, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा यूरासिल और बाकी थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमें देखना है क्या कहते हैं तुम्हारा नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस हैं कितने हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं हमारे पास 5। ठीक है, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, कितने हैं बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, 5 है। ठीक है, अब इन पांचों को हमने तुम यहाँ पे नाम पढ़ रहे हो कि एक का नाम है प्योरिन्स और एक का नाम है पिरामिडन्स। ठीक है, पिरामिडन्स के अंदर आपको दे रखा है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, और जबकि प्योरिन के अंदर दे रखा है आपको एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, ऐसा क्यों कर रखा है, क्या डिफरेंस है, तो देखो बेटा नाइट्रोजन बेस, जब तुम ये डायग्राम देख रहे हो तो तुम देख रहे हो कि इसमें एक साइकिल है, फिर एक और साइकिल है, ऐसी इसमें एक साइकिल है और एक और साइकिल इधर है। तो यानी ये क्या हुआ, यानी ये क्या हो रहा है कि दो साइकिल है इसके अंदर, है ना। तो 2 साइकिल्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, है ना, क्या कहलाते हैं बेटा आपके, प्योरीन्स कहलाते हैं, है ना, प्योरीन्स कहलाते हैं। 2 साइकिल, है ना, एक छोटी एक बड़ी, वो क्या मिलके बना रही है, प्योरिन्स बना रही है। अगर केवल एक ही साइकिल है, यहाँ पे क्या एक ही साइकिल है, एक ही, अगर एक ही साइकिल है तो वो क्या है बेटा, वो आपका पिरामिडन है। ठीक है, एक ही साइकिल पिरामिडन है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल ऐसे याद रखने हैं, देखो प्योरीन का है एडेनिन एंड ग्वानिन, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, घर में क्या बन रही है, पूड़ी बन रही है किसी के, है ना, घर में पूड़ी बन रही है तो क्या होगा, पूड़ी बच्चे खा रहे हैं, खत्म हो गई। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, मम्मी से पूड़ी भेज दो, पूड़ी दे दो, है ना, तो मम्मी क्या कहते हुए ला रही है, पूड़ी आ गई। क्या बोल रही है मम्मी, पूड़ी आ गई। ठीक है, तो ये पूड़ी आ गई से कैसे याद रखना है, पूड़ी से प्योरेंस। ठीक है, पूड़ी से प्योरेंस, आ से एडेनाइन, ठीक है, गई से ग्वानिन। ठीक है, सिंपल, पूड़ी आ गई, प्योरेंस, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, तो आपको एक तरीके के नाइट्रोजन बेसिस याद हो गए। ठीक है, पिरामिडेंस अपने आप याद हो जाएंगे कि साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन आपके क्या हैं, ये आपके पिरामिडेंस हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से देखो बेटा, किसको, आपने देखना है यूरासिल और थाइमिन को। यूरासिल और थाइमिन में क्या देखना है हमें, अगर यूरासिल और थाइमिन को देखोगे तो लगभग लगभग सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एनएच है तो यहाँ पे भी एनएच है, यहाँ पे एनएच है तो यहाँ पे भी एनएच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है, सॉरी टंग ट्विस्टर। और यहाँ पे अगर देखो क्या है, ये मिथाइल ग्रुप, क्या है यहाँ पे, अगर ऐसे कार्बन की चेन को ऐसे ओपन छोड़ दे तो क्या है, ये CH3 ग्रुप है, पर यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो थाइमिन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है किसके कंपैरिजन में,
आपके यूरासिल, जबकि यहाँ पे अलग है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है तो यहाँ पे क्या है, NH2 है, ठीक है। बाकी भी स्ट्रक्चर्स में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यूरासिल और थायमिन में अगर मैं कहूँ तो अगर मैं यूरासिल में एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं बेटा, एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, तो क्या ये थायमिन के बराबर ही नहीं हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो क्या कहता है वो कि मिथाइल, एक मिथाइल ऐड करने पे यूरासिल से क्या मिल जाएगा, मुझे थायमिन मिल जाएगा। तो लगभग दोनों सेम होते हैं, तो लगभग दोनों सेम होते हैं, इसके वजह से यूरासिल जो है, अब देखो यूरासिल में कुछ ऐड हो रहा है, एडवांस हो रहा है, तो थायमिन बन रहा है। तो यूरासिल किस में मिलेगा तुम्हें, RNA में। किस में मिलेगा बेटा, यूरासिल RNA में, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐड हुआ, मॉडिफिकेशन हुई, क्या मॉडिफिकेशन हुई कि मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ जी, मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ तो थायमिन यानी एडवांस हो गया ये, तो आपको थायमिन यूरासिल की जगह थायमिन मिलता है DNA में। एक डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। यूरासिल और थायमिन, ये सब क्लास 11 की बात है, मैम ने अभी समझा रही नहीं, क्लास 11 में ये सब पढ़ चुके हैं इस वजह से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आपका, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपको न्यूक्लियो, अब एक चीज समझनी है, न्यूक्लियोटाइड अब इन नाइट्रोजन है, और मैंने आपको बता दिया पेंटोस शुगर दो हो सकती है, एक आपकी क्या कहते हैं राइबोलोज हो सकती है, दूसरी डीऑक्सी राइबोलोज हो सकती है, और एक हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट तो पता है H3PO4, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है H3PO4, अरे H3PO4, ठीक है। H3PO4 को फॉस्फेट ग्रुप, तो इन तीनों के रिएक्शन की वजह से, ये तीनों को जब एक साथ इकट्ठा करके रिएक्शन करवाओगे तो तुमको क्या मिलेगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर मैं ये फॉस्फेट ग्रुप हटा दूं, ठीक है, फॉस्फेट नहीं मिलाती मैं, तो जब फॉस्फेट नहीं मिलाती तो मुझे केवल बेस और शुगर मिलता है, तो ये बेस शुगर भी आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ये एक दूसरे से जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड किससे बन रहा है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, और आपका पेंटोज, पेंटोज शुगर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट दे देगा, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, राइट है। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, ये भी सही है, ठीक है। प्योरिन्स हैव साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, तो गलत हो गया है ना। तो इस कंसेप्ट पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज बन सकते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योरिन्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्योरिन, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यूरासिल इज, यूरासिल इज वन मिथाइल एलिमिनेटेड फ्रॉम थायमिन, ठीक है, ये कह सकता है। या फिर थायमिन इज व्हेन मिथाइल ग्रुप इज एडेड इन यूरासिल, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरीके के आपके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इन्हें क्या कहते हैं पढ़ते हैं, समझते हैं। इसकी बायोकेमिस्ट्री देख लिया आपने, नाइट्रोजन बेस देख लिया ना, कितने नाइट्रोजन लग रहे हैं। अब देखो इसी में 1 2 3 4 5, 5 नाइट्रोजन है ग्वानिन में, 1 2 3 4 5, है ना। तो कितने सारे नाइट्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से ही मिलके बना है, साइकिल्स बनी है। शुगर तो हो ही गई आपके, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनी हो गई है ना। फॉस्फेट ग्रुप आ गया, फॉस्फोरस भी आ गया इसमें। तो इन सब के मिक्सचर से हमें फाइनली क्या मिल रहा है, हमें यूनिट मिल रही है जेनेटिक मटेरियल की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में केवल कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियोसाइड में केवल बेस और शुगर है, बेस और शुगर है। शुगर से ऐसे याद रखना, बेस और शुगर दोनों में एस एस आ रहा है, तो केवल एस वाले ही है, तो क्या बोल रहे हैं हम इसे, न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फॉस्फेट, एट, एट से टी आ रहा है ना, तो जिसमें टी आ जाए फॉस्फेट, तो यानी फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। फॉस्फेट वाला बेटा टी से टी है ना, टी से टी, फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड। एस से एस बेस शुगर, एस से एस तो आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, सिंपल, ठीक। तो ये बेसिक रिकॉल कर लिया हमने अपनी मेमोरी में, जो आपके अभी तक दबी पड़ी थी, जो ध्यान नहीं में नहीं थी, वो सारी बायोकेमिस्ट्री अब आपको अच्छे से ध्यान आ गई है ना। आगे देखते हैं, आगे एक पॉइंट रह गया था हमारा, नहीं हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वही चीज दिखाया हुआ है। देखो अब यही जो आपके क्या है,
ये जो न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कैसे मार्क करोगे, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ना। तो देखो फॉस्फेट ग्रुप से स्टार्ट करना, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से स्टार्ट करना, एक शुगर को लेना और एक क्या लेना आप, नाइट्रोजन बेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दूसरा कहाँ है जी, दूसरा ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, ठीक है। देखो ये थायमिन के साथ जुड़ा, ये एडेनाइन के साथ जुड़ा हुआ, ये साइटोसिन के साथ जुड़ा और ये ग्वानिन के साथ जुड़े। तो कमेंट करके बताओ कि इसको कौन सा न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा, इस वाले का क्या और इसका क्या होगा, ठीक है। अब 11th वाली केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री याद आ जाए तो आपको ये कमेंट करना है कि क्या कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये, तो आप इसके कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो यानी एक न्यूक्लियोटाइड देख रहे हो ना किससे, ये रहा बॉन्ड, ठीक है, ये रहा बेटा ये रहा बॉन्ड, इस बॉन्ड से जुड़े हुए दिख रहे हैं, या हम दूसरा कलर बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है बेटा एक दूसरे से ज्वाइंटेड है, एक क्या कहते हैं, एक बॉन्ड से, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ेंगे हम कि कौन से बॉन्ड है। तो ये देख रहे हो ये लंबी चेन, प्लस ये तो एक न्यूक्लियोटाइड की चेन चली रही है, इधर से एक और न्यूक्लियोटाइड की चेन चल रही है, उल्टी आ रही है ना, ये देखो ये उल्टा बनता जाएगा, है ना। ये देखो हमने क्या बोला था कि एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप और एक आप ले लेना क्या कहते हैं, बेस, ऐसे ही ये, ठीक है। तो ये देखो ये उल्टा चलता हुआ आ रहा है ना, तो एक क्या जा रही है 3 से 5 डायरेक्शन में, यहाँ पे तीसरा कार्बन होता है इसलिए हम 3 डायरेक्शन बोलते हैं, आखिरी में हमें 5वां कार्बन मिलता है। देखो नंबरिंग कर लेना, ठीक है, कैसे करोगे, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ठीक है, इस तरीके से कैसे करोगे, जिस कार्बन पे नाइट्रोजन फिक्स है, नाइट्रोजन बेस फिक्स है, उसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, इसको 4 बोल रहे हैं, इसको 5 बोल रहे हैं, है ना। तो फिफ्थ एंड पे, तो ये क्या हुआ, ये वाला एंड क्या हो गया, फिफ्थ एंड हो गया। तो फिफ्थ एंड पे आपको क्या दिख रहा है, फिफ्थ एंड पे आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो फिफ्थ ऐसे काउंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि दोनों जो चेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये क्या दिखा रखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों आपस में भी जुड़ी हुई हैं, ये आपस में जुड़ी हुई तो क्या कहला रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहला रहा है ना, कि किससे जुड़ी है, अब दोनों में देखो नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस इधर है, एक नाइट्रोजन बेस इधर है, एक नाइट्रोजन बेस इधर है, ठीक है। अब अगर अपनी केमिस्ट्री याद कर सको तो देखो नाइट्रोजन बेस में डबल बॉन्ड O इधर आ रहा है ना, एक में NH2 है, या डबल बॉन्ड O और H2, जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे मिलेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के वजह से क्या होगा बेटा, OH ग्रुप के वजह से, फ्री OH ग्रुप के वजह से, या OH ग्रुप अगर बचते हैं कहीं पे OH, तो ये आपस में अगर तुमने याद हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो देखो कैसे बन रहा है, ठीक है, ये भी याद करना है तुम्हें कि एडेनिन और थायमीन के बीच, एडेनिन देखो थायमीन के साथ जुड़ रहा है, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो एडेनिन के साथ जब थायमीन जुड़ रहा है AT तो AT में केवल 2 आपके क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, AT में क्या है, केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि आपका जी और सी में कितने हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। जीसी सॉरी जीसी ज्वाइन कर रहा है, यानी वहां पे 3 फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, है ना, और यहाँ पे आपका AT में 2 हैं, तो AT में 2 होने की वजह से 2, ठीक है। तो AT 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, GC आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 3 2, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज़्यादातर इस चैप्टर्स में से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ज़्यादातर बेटा आपको स्टेटमेंट वाइज मिलने वाले हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो आप अब क्लियर है, आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब हमें, है ना, हम हर पॉइंट पे ये मार्क करके देंगे कि गलती से भी हमारा कोई पॉइंट ना छूटे जो हमारा क्वेश्चन मिस हो जाए या गलत हो जाए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एक तो ये अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, दोबारा से इसको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। फिर यही क्या होता है बेटा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखो जुड़ते हुए कैसा एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या बना रहा है ये,
हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए। ये किसका डायग्राम दिखा रहा है आपको, ये डीएनए का दिखा रखा है। अभी मैं ये डीएनए या फिर आरएनए कह रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे मेरे क्या हो, केवल यूरा, देखो अगर यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है, कौन सा, यूरासिल, यूरासिल, यूरासिल अगर मुझे दिख रहा है तो आरएनए बन जाएगा। अगर यूरासिल की जगह केवल थाइमिन है तो हम क्या कह रहे हैं, थाइमिन वाला क्या हो जाएगा। और क्या होना चाहिए चेंज, नाइट्रोजन बेस के अलावा शुगर का भी, कि शुगर कौन सी होनी चाहिए। अगर आरएनए की बात करूंगी तो राइबोलोज होनी चाहिए, और अगर मैं डीएनए की बात करूंगी तो डीऑक्सी राइबोलोज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस चेंज होता है तो डीएनए और आरएनए उसके क्या कहते हैं बेटा, उसके वजह से क्या कहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये जब ज्वाइन करेगा, तो जब ज्वाइन करेगा तो भाई ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एक दूसरे से सिकुड़ता हुआ जाएगा, तो वो इसके वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज हो गई। अब कैसे पता लगाया भाई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही है ना। फैक्टर्स बोल के मेंडल ने अपना काम खत्म कर दिया था, फैक्टर्स बोल के मेंडल ने काम खत्म कर दिया। फिर डी वेरीज और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आए। ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने ये समझा दिया कि जी जो फैक्टर्स हैं, ये जो हम फैक्टर्स बोल रहे हैं, जो भी चीज़ क्या कहते हैं, करेक्टर्स को लेकर ट्रैवल कर रही है, वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो हमें अब पता लगाना था कि ये जो क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, जो जीन इंफॉर्मेशन जो जा रही है थ्रू क्रोमोसोम, वो है मटेरियल, दिखता कैसे, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो है क्या। तो उस टाइम तक ये चीज़ पता करने में तो बड़ी दिक्कत थी। देखो 1900 के बाद जाके 1902 में तो ये पता चला था कि क्रोमोसोम क्या हुए, आपके क्रोमोसोम ही क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। उनके वजह, उनकी जो बिहेवियर है, जिस बिहेवियर के साथ वो गैमेट्स बन में जा रहे हैं, उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये कंफर्मेशन मिली थी बाय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी, गिवन बाय या इंट्रोड्यूस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। याद रखना है, साइंटिस्ट के नाम बहुत जरूरी। कौन से ईयर में, 1902 में। ठीक है, याद रखना है। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि अब वो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, ये बात होगी। ठीक है, कि वो क्रोमोसोम डीएनए से बना है कि आरएनए से बना है, और डीएनए आरएनए भी कैसे पता वो चले, ये तो हमें देखना है। ठीक है, द मोस्ट कॉन्क्लूसिव एविडेंस है ना, कि इस चीज़ का बहुत सॉलिड प्रूफ किसने दिया, इन सपोर्ट ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये कि डीएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है, केम फ्रॉम द, देखो सबसे पहले डीएनए को खोजना बहुत इजी रहा, क्योंकि डीएनए को एज एन जेनेटिक मटेरियल खोजना इसलिए इजी रहा कि मैंने अभी ये बोला कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में तुमको डीएनए मिलेगा, क्योंकि डीएनए सबसे एडवांस है, सबसे स्टेबल है, सबसे ज़्यादा रेप्लिकेट कर सकता है तेजी से। तो इस वजह से सारे ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व करके डीएनए एज एन जेनेटिक मटेरियल ले लिया। बहुत पुराने मतलब बहुत पुराने, मतलब काफ़ी मिलियन ईयर्स अगो की अगर बात करें, तो उस टाइम के जो ऑर्गेनिज्म रह चुके हैं, या जो अभी भी पृथ्वी पर है, वो वायरस और तुम्हारे क्या हो गए, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरियाज में भी नहीं है, केवल कुछ वायरसेस में। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो आरएनए को लेके ट्रेवल कर रहे हैं। या तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे माइक्रोस्कोप से इतने एडवांस नहीं थे, या हमारे स्टडी इतनी एडवांस नहीं थी कि हम आरएनए को भी फाइंड आउट कर सकते थे, तो इजीली अवेलेबल क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो क्या अमाउंट में प्रेजेंट था, डीएनए, इसलिए डीएनए की डिस्कवरी पहले हुई एज ए जेनेटिक मटेरियल। तीन एवेन्यूज ऑफ अप्रोच ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज, एंड को कंजुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। किस तरीके से पता लगाया बेटा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, कि एक तो बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, कहते हैं ना कि भाई जिम जाकर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, जिम जाया करो, है ना। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदल जाना, शेप एंड साइज बदल जाना, जेनेटिक से बदल जाना, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज। तो बैक्टीरिया में चेंज देखने को मिला हमें, एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया। मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज है क्या, यहाँ पे पहले बैक्टीरियोफेज समझो। बैक्टीरियोफेज आपका क्या है बेटा, बैक्टीरियोफेज आपका वायरस होता है, वो वायरस वो वायरस वो वायरस जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, है ना।
थोड़ी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसको क्या कहते हैं हम, बैक्टीरियोफेजस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो किस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है, अपना ऑफकोर्स जेनेटिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अगर अपना क्या कहते हैं इन्फेक्शन शो करता है, अपने केमिकल्स उस पर इंट्रोड्यूस करता है, तो ऑफकोर्स वो क्या कर रहा होगा, एनी हाउ अपना जेनेटिक मटेरियल पास ऑन कर रहा होगा, तभी तो केमिकल्स बना रही होगी बॉडी। ठीक है, प्रोटीन्स बना रही। तो बैक्टीरियोफेजेस में हमने ये जानेंगे इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि किस तरीके से वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, और कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के क्या क्या मतलब चेंजेस कॉन्जुगेट हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में, ठीक है, 1902 क्या याद रखोगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, क्रोमोसोमल थ्योरी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई, फिर चेंज होता रहा 1926 तक, मतलब ये चीज़ पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए होता है। ठीक है, तो यही स्टडी जब बहुत, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट बढ़ चुका था साइंटिस्ट का ना, बायोलॉजिकल जितने भी साइंटिस्ट थे या फिर केमिस्ट थे, ये सारे बॉटनिस्ट वगैरह, जूलॉजिस्ट वगैरह, उनका बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा कि भाई जब मेंडल की खोज को दोबारा से रिडिस्कवर किया गया कि यानी कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है ना, तो कितना इंटरेस्टिंग सा साउंड होता होगा उस टाइम पे। तो ये चीज़ को स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए। अब ये सारे साइंटिस्ट लगे, उनमें से ही क्या थे, एक हमारे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे, जिन्होंने ये चीज़ को क्या किया, सबसे पहले मतलब उनका एक्सपेरिमेंट की जो सीरीज थी कुछ इस तरीके से थी जिससे हम काफ़ी हद तक ये जान पाए कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसी में आता है एनसीईआरटी में इन 1928। तो ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज़ यूज़ की गई है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल apparatus को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है कि क्या है। उन्होंने एक बैक्टीरिया यूज़ किया बेटा, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो आपको निमोनिया होता है ना, हम लोगों में बीमारी पाई जाती है, ह्यूमंस में भी, कि निमोनिया होता है, तो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया जो कि क्या है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उस पे एक्सपेरिमेंट किया बेटा उन्होंने, है ना। पहले भाई जो बीमार, ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट क्या करते होंगे भाई, मेडिकल साइंसेज उस टाइम में ज़्यादा इस तरीके से डिस्कवर हुई थी कि लोग बीमार ना हो या कुछ ना हो, तो उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चलते थे। तो इजीली अवेलेबल क्या था, यही रहा होगा भाई, जिस पैथोजन की वजह से बीमार हो रहे हैं लोग, तो उस टाइम पे निमोनिया वगैरह के क्या कहते हैं आपको बैक्टीरिया वगैरह मिल जाते थे। तो उन्होंने वो कल्चर लिया और क्या किया, उसको देखा, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटेड विद स्मूथ एंड विरुलेंट, स्मूथ और विरुलेंट और रफ और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब इन्होंने देखा कि जो इनके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और क्या कहते हैं हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है तुम्हारा बेटा, वो दो टाइप का है, स्मूथ सरफेस वाला, स्मूथ और रफ सरफेस वाला, है ना, स्मूथ और रफ। जिसकी जो सेल वॉल है अगर स्मूथ है तो उसको बोला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और जिसकी सेल वॉल बेटा रफ है तो उसको क्या बोला, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रफ, आर से रफ, एस से स्मूथ। ठीक है, एस वाले को विरुलेंट बोल रहे हैं, आर वाले को नॉन विरुलेंट। विरुलेंट मतलब कि जो हानिकारक, किलर टाइप का है ना, जो मतलब जिसके वजह से बीमार हो सकते हैं, तो ये विरुलेंट टाइप का था। और जो रफ वाला था वो नॉन विरुलेंट था, उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, है ना, वो मतलब बीमार नहीं करता है, मतलब ये डिजीज कॉजिंग था, ये मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं था। ठीक है, strains of Streptococcus pneumoniae, he conducted a series of experiment as summarized in the given table। तो आगे हम अभी एक टेबल देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, किस, तो ये तो समझ में आ गया क्या लिया उन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया जी। निमोनिया की भी दो स्ट्रेन ली, कौन सी, एक स्मूथ वाली और रफ वाली। स्मूथ वाली थी जो वो क्या कर रही थी, डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज आ रही थी। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, विरुलेंट, इसको हमने क्या बोला कि ये विरुलेंट है, इसके वजह से डिजीज नहीं आ रही थी, सॉरी, इसके वजह से डिजीज नहीं आ रही थी, तो इसको हमने बोला नॉन विरुलेंट, है ना, हानिकारक नहीं है। ठीक,
तो ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट है ना। आप देख रहे हो एक चूहा, तो क्या करा ग्रिफ्थ जी ने, ग्रिफ्थ जी में सबसे पहले मतलब कितना मतलब लैब का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हमारा चूहा। कुछ भी हमें समझना होता है तो हम क्या करते हैं, चूहा को पकड़ते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और उससे पता चल जाता है ना। तो चूहा हमारा बहुत बढ़िया साथी है किसी भी डिस्कवरी इन्वेंशन के लिए, ठीक है। तो ग्रिफ्थ ने क्या किया बेटा, ग्रिफ्थ ने किया कि उन्होंने सबसे पहले लाइव लाइव मतलब कि जिंदा जिंदा बैक्टीरिया लिए, कौन से वाले, आर स्ट्रेन वाले। आर स्ट्रेन वाले कौन से, रफ कॉलोनी वाले, है ना, जो कि नॉन वेरुलेंट थे। नॉन वेरुलेंट होने की वजह से जब हमने इस, देखो इंजेक्ट कर रहे हैं ना, ग्रीन वाले से इंजेक्ट किया इन्होंने माउस को, तो माउस को इंजेक्ट किया तो माउस कैसा है बेटा, जिंदा है, मजे में है, कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है। जैसे ही हमने जिंदा बैक्टीरिया लिया एस स्ट्रेन वाला, दूसरी स्ट्रेन वाला, स्मूथ कॉलोनी वाला, तो देखो स्मूथ कॉलोनी वाले को जैसे ही लिया, उससे क्या हो गया बेटा, उसको डालते ही बेचारा चूहा मर गया, है ना, नहीं बच पाया वो, उसको निमोनिया हुआ, खत्म, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये खत्म हो जा रहा है, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, इस स्ट्रेन को, मतलब जो जिंदा बचे हुए बैक्टीरिया थे निमोनिया वाले, उसको लिया अपना पेट्री डिश पे और उसको गर्म कर दिया बढ़िया से। तो गर्म करने की वजह से क्या हुआ, अब सिंपल सी बात है, तो दूध गर्म करते हो, क्यों गर्म करते हो, ऐसे ही मजा आता है, नहीं, हम दूध गर्म करते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है उसमें खत्म हो जाए। तो हमने ग्रिफ्थ जी ने भी यही लगाया, है ना, पेस्चराइजेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, उससे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया, है ना। बैक्टीरिया क्या हो गया, अब डेड हो गया। बैक्टीरिया डेड हो गया तो सिंपल, अब इसको डालोगे तो माइस को कुछ नहीं हुआ, है ना, चूहा जिंदा रहा, कोई मजे में अभी वो, उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या, थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन बनाए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन किए हुए, वो एक हम केवल एक ही कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि इन्होंने ये लिया, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया, और उसके साथ साथ ये लाइव आर स्ट्रेन भी डाल दिया, है ना। उन्होंने लिया होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उन्होंने ये भी चीज़, हम जैसे मेंडल के लिए देख रहे थे कि मेंडल ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, पर उन्होंने वही प्रोड्यूस किया या वही रीडिस्कवर करके हमारे पास अल्टीमेटली आए जिससे कोई फायदा हो रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ये आर स्ट्रेन है ना, आर, और हीट किल्ड, हीट किल्ड आपका क्या है बेटा, एस। तो हीट किल्ड एस और हीट किल्ड आर, दोनों अलग अलग चीज़ों को क्या किया इन्होंने, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करके अब जब डाला किसमें, चूहे में, तो बेचारा चूहा क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया बेटा, चूहा मर गया। क्यों मर गया भाई, क्योंकि आप है ना, ऐसे कैसे मर गया, जबकि आर से, तो आर से क्या होना था, इंडिविजुअली आर का क्या काम था, जिंदा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, नॉन विरुलेंट था, नॉन विरुलेंट था, ठीक है। हीट किल्ड होने की वजह से ये भी प्रोटीन नहीं बना पा रहा था, तो इसके भी वजह से क्या होना चाहिए था, इसकी भी वजह से जिंदा रहना चाहिए था, लाइव रहना चाहिए था। तो अगर दोनों से ही माइस लाइव था, पर जैसे ही दोनों को मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, दोनों को मिक्स करके जब हमने डाल दिया, मतलब इंजेक्ट किया उस चूहे को बेटा इससे, तो हमने क्या देखा, इंजेक्ट करने पे हमने देखा कि बेचारा चूहा फिर से मर गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, ये उस टाइम पे कितनी अजीब सी बात रही होगी, कैसे कैसे हो गया भाई, ये सब दोनों से अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास ये आने चाहिए थे, इससे भी जिंदा, इससे भी जिंदा, यानी दोनों को मिक्स करके डाले तो भी जिंदा। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, अपोजिट हमारे पास रिजल्ट आया, दैट इज कि वो चूहा मर गया। तो अब ग्रिफ्थ जी ने क्या दिमाग लगाया, ग्रिफ्थ जी ने कहा कि भाई जो मैंने हीट गिल्ड करके बैक्टीरिया जो था स्मूथ कॉलोनी वाला, उसको जब क्या कहते हैं रफ कॉलोनी वाले के साथ डाला, तो ये जो हमारा रफ कॉलोनी वाला, यानी कि ये है ना, रफ कॉलोनी वाला जो हमारा, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें, एस में। इन्होंने इससे क्या निचोड़ निकाला, इससे ये निचोड़ निकाला, इससे ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन गेट transformed, conclusion, our strain get transformed into S strain, है ना, मार दे रहा है तो, क्योंकि हम केवल आर स्ट्रेन, हमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन में जिंदा नहीं बचा, तो हम उसका तो ट्रांसफॉर्मेशन देख ही नहीं रहे। हमने क्या देखा कि भाई किलर में चेंज हो गया, तो किलर में क्या ही चेंज हो सकता है, आर चेंज हो सकता है। तो आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन, एंड है ना,
एनीवे कि उनको ये रीज़न नहीं पता चला कि किसके वजह से, पर ये पता चल गया कि हाँ भाई इसी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ होगा, ये चेंज आया होगा, और क्या हुआ, ये कैसे एस्ट्रेन में बदल गया होगा, और एस्ट्रेन की वजह से ये क्या होता है, क्या हुआ, चूहा मर गया। कैसे अब निकाला इन्होंने, जब इसका ब्लड क्या किया बेटा, इसको ब्लड की स्टडी करी है ना, खून की जांच करते हैं ऑफकोर्स, तो मतलब ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें हमें जिंदा ऐसे स्ट्रेन मिले। क्या मिले बेटा, जिंदा ऐसे स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिल गए। तो क्या मतलब ये इसका पुनर्जीवन हो गया, ये जो मर गए थे बैक्टीरिया वो दोबारा जीवित हो गए थे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इसमें बदल गए, ये पॉसिबल है। यानी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आर के एस स्ट्रेन में हमें फिर क्या दिखा कि मरे हुए चूहे के ब्लड में हमें जिंदा क्या मिले, लाइव स्ट्रेन, कौन सी, एस, स्मूथ कॉलोनी वाली। ठीक है, तो इसी वजह से ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए ग्रिफ्थ ने इसका नाम क्या लिखा, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या हो गया बेटा, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम रख दिया। ठीक है, समरी निकालते हैं। समरी क्या हो गई, लाइव विरुलेंट एस टाइप का डाला, मर जाएगा। ठीक है, लाइव नॉन विरुलेंट आर टाइप का जिंदा रहेगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, हीट किल्ड विरुलेंट एस टाइप का, अब मतलब गर्म कर दिया इसका तो ये मर गया, तो ये मर गया तो क्या मारेगा, तो ये जिंदा है। ठीक है, लाइव नॉन विरुलेंट और आर टाइप को फिर हीट किल्ड के साथ दोनों को मिक्स करके इनकी खिचड़ी बना के क्या करा, फिर डाला चूहे में, तो चूहा अब फिर से मर गया है ना। क्यों मर गया, क्योंकि हमारा ये आर टाइप एस टाइप में चेंज हो गया था। ठीक है, इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट, आखिरी एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ के did not inject living S type into mice but living S type appeared in the blood, है ना। जब ब्लड सैंपल दोबारा से लिया गया तो उसमें देखा गया कि एस टाइप मिला है ना। कॉज द डेथ ऑफ द माइस, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स अगर एस लाइव मिला तो यानी उसी की वजह से मरा। तो ग्रिफ्थ ने इस चीज़ का कंक्लूजन किया कि देयर वाज सम फैक्टर, किसी वजह से, इन्होंने भी कुछ फैक्टर के नाम लिए, है ना, कहा कि इस फैक्टर की वजह से कुछ फैक्टर होंगे जिसके वजह से जो ये किल्ड आपका एस स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया आर टाइप इनटू लाइव, है ना। उसने क्या किया, आर टाइप को चेंज कर दिया एस टाइप में, दैट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव आर टाइप इनटू लाइव एस टाइप, है ना। क्या कह रहा है कि हीट किल्ड एस टाइप से, है ना, दैट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव आर टाइप इनटू क्या कहते हैं, लाइव एस टाइप, है ना। दो बार पे टाइप हो गया क्या ये, देयर वाज सम फैक्टर इन हीट किल्ड एस टाइप दैट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव आर टाइप इनटू लाइव एस टाइप, है ना। ये दो बार हो गया, सॉरी, तभी तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो जिससे क्या हुआ, आर टाइप आपका लाइव एस टाइप में चेंज हो गया। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये तभी हो पाया होगा जब जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमें इतना पता है कि उसको मारने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसको मारने के लिए ऑफ कोर्स इस बैक्टीरिया के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये क्या बना सके। ये क्यों मार रहा है इसको बेटा, ये इसको इसीलिए तो मार रहा है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके वजह से कोई ऐसी खास प्रोटीन निकल रही है जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक है किसके लिए, इस चूहे बेचारे के लिए जो इसे मार दे रही है। ठीक है, यानी ये प्रोटीन आ रही होगी इसके जेनेटिक मटेरियल से, है ना। और जब आपका क्या कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ऑफ कोर्स ये जेनेटिक मटेरियल क्या गया होगा, इसमें गया होगा, इसमें गया होगा तो सेम प्रोटीन आ रही होगी, और ये सेम प्रोटीन आने की वजह से सेम टॉक्सिसिटी और सेम क्या हो गया होगा, यहाँ लिख देते तुम लोग फिर बाद में सोचोगे कि क्या कर दिया मैम ने। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की बात कर रहे हैं ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया को पास ऑन हुआ, फिर उसने क्या किया बेटा, उसने फिर से प्रोटीन बनाई टॉक्सिक, और इससे क्या हुआ, चूहा मर गया। तो ये बात कह रहे हैं वो। ठीक है, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल
However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from his experiment. पर इस एक्सपेरिमेंट में से तुम देखो तो क्या तुमको ये पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट में से कि ये डीएनए था कि आरएनए था, या डीएनए आरएनए नहीं था तो क्या था? प्रोटीन हो सकता था, कार्बोहाइड्रेट हो सकते थे, लिपिड हो सकते, कुछ भी हो सकता था। बायो हमारे बॉडी के अंदर तो कितने सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल सकते, तो उनमें से कोई सा भी मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता था। या क्या पता, हमें क्या पता कि जेनेटिक मटेरियल मैक्रोमोलिक्यूल ही होता होगा, माइक्रोमोलिक्यूल हुआ तो ये चीज़ हमें उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चल पाया, पर हमें इतना पता चला कि हाँ जेनेटिक मटेरियल किसी तरीके से क्या हुआ, आर स्ट्रेन में गए और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दिया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जिंदा एस स्ट्रेन वाले वो मिले, है ना। तो केवल वो ये पता चले कि जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ बेटा, इस तरीके से एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ ये एक क्या डाला उन्होंने, एक कहते हैं ना, जैसे कि एक उन्होंने बेस डाल दिया कि अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इसको एक्सपेरिमेंट को किया तो वो जाके इस चीज़ को पता चल पाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्रिफ्थ का तुम्हें लग रहा होगा कि अरे इससे तो कुछ पता थोड़ी चला, जेनेटिक मटेरियल तो पास, पर उनका तरीका अप्रोच बहुत अलग था। दो अलग स्ट्रेन्स में से एक ही स्पीसीज पे नहीं, दो अलग स्ट्रेन्स पे वर्क करके उन्होंने देखा कि जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो रहा है। ठीक है, तो 1944 में सोचा, 1928 में वो करके चले गए, तो 1944 में कौन आए जी? एवरी आए, मैकार्टी आए और मैक्लियोड आए। ठीक है, एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, फ्रैक्शनेटेड द किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया इनटू थ्री कंपोनेंट्स, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो उस टाइम तक हम लोग क्या डिस्कवरी कर चुके थे, अब कितने 20 साल बाद की बात कर रहे हैं लगभग, है ना, 16 साल आगे की। तो 16 साल आगे तक क्या डिस्कवर हो गया था, बहुत सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स इन्वेंट हो चुके थे, जिसकी वजह से ऑफकोर्स मेडिकल साइंस में इसकी ज़रूरत थी तो होते रहे। ठीक है, तो एवरी, मैकार्टी और मैक्लोड, तीन साइंटिस्ट है ना, एवरी, मैकार्टी और मैक्लोड, है ना। मैक मैक से तो याद रहेगा, है ना, मैकडोनल्ड, है ना। तो मैकार्टी, मैक्लोड और एवरी है। तो ये तीनों ने क्या करा कि इन्होंने ये जाना कि बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसके अंदर है कौन कौन से कंपाउंड। तो उन्होंने देखा कि उसमें मेजरली डीएनए है, मेजरली कार्बोहाइड्रेट है और मेजरली प्रोटीन है ना। मेजरली क्या क्या है, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इससे ही मिलके क्या बना हुआ है, बैक्टीरिया बना हुआ है ना। तुम्हारी जैसे कहते हैं ना, पंच तत्वों से बना होता है शरीर, है ना, आग मिट्टी वैसे। तो बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरिया किस किस से बना हुआ था, डीएनए से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। ठीक, तो ये किसने पता लगाया बेटा, ये पता लगाया आपका एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉड ने। ठीक, DNA fraction was further divided into two parts, one with the deoxyribonuclease or DNase and the other without it। ठीक है, डीएनए के जो फ्रैक्शन, डीएनए के फ्रैक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। एक ऐसा कि मतलब डीएनए का एक पार्ट जिसमें क्या है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस न्यूक्लियेज है, एंड अदर जिसमें नहीं है। ठीक है, द फोर कंपोनेंट्स वर देन एडेड टू सेपरेट कल्चर ट्यूब्स कंटेनिंग आर टाइप बैक्टीरिया एज शोन बिलो। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये आर टाइप बैक्टीरिया था, है ना, उसमें प्रोटीन डाला, किसका, एस टाइप का। एस टाइप का मतलब क्या किया उन्होंने कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया में देखो न्यूक्लियस तो होता नहीं है, एक उसका ये न्यूक्लियोइड होता है, तो इसको देखा तो उन्होंने देखा कि ये क्या है बेटा, आपका डीएनए है। ठीक है, फिर उसकी मैट्रिक्स होती है ना, उसकी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स और सेल वॉल से पता चला कि ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, और सेल वॉल से उसके पता चला कि प्रोटीन मैक्सिममली ये है। ठीक है, तो ये चार चीज़ों से, ये तीन चीज़ों से मिलके आपका क्या बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है, सॉरी बैक्टीरिया बना हुआ है ना। अब चाहे ये हम किस, इन्होंने किस पे किया, ये एस स्ट्रेन है ना, एस स्ट्रेन के लिए। तो एस स्ट्रेन को क्या किया, उसका प्रोटीन अलग कर लिया बेटा, उसका कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिया और डीएनए, है ना। इन्हीं तीनों में से अल्टीमेटली तो यही होगा ना कि इन्हीं तीनों में से कोई सी चीज़ ने जाके आर स्ट्रेन को अपने जैसा बना लिया होगा। तो पहले उन्होंने क्या किया कि जो एस टाइप का प्रोटीन था उससे आर को करा। ठीक है,
तो एक मिक्स बन गया है ना, आर टाइप और प्रोटीन लिया उसका। तो जब ये प्रोटीन लिया तो देखा हम चूहे में डाल के, तो चूहा तब भी जिंदा रहा, तो जिससे हमें पता चला। और जब हमने वापस उसमें से ब्लड निकाला चूहे में से, तो हमें जो बैक्टीरिया मिले वो वापस कौन से थे, आर टाइप के थे। यानी कि इसमें क्या हुआ, नो चेंज आया, नो चेंज अकर्ड, है ना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस तरीके से जब हमने प्रोटीन को माना कि हो सकता है कि प्रोटीन से वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा हो, तो हमने केवल प्रोटीन ले लिया इसका। तो जब हमने प्रोटीन ले लिया इसका, तो प्रोटीन के वजह से तो नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आर टाइप लिया हमने, किसका, आर टाइप ही लेना है। आर टाइप के साथ फिर अब हमने ले लिया दूसरा ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट ले लो जी। कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो कार्बोहाइड्रेट में भी देखा तो हमें वापस से आर टाइप मिला, यानी इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। फिर उसके बाद आर टाइप लिया हमने, लिया डीएनए ऑफ एस टाइप प्लस डीएनए, ठीक है। और हमें क्या मिला था, इसके साथ साथ हमें मिला था डीएनए के साथ साथ डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है वो मॉलिक्यूल, वो एंजाइम, डीएनए इज द एंजाइम, एंजाइम दैट डाइजेस्ट, खत्म कर देता है, दैट डाइजेस्ट डीएनए, डीएनए को खत्म कर देगा, है ना। तो अगर ये डाला तो ऑफ कोर्स, अगर डीएनए लिए हो, डीएनए दोनों चीज ले लियो, मतलब रबड़ पेंसिल से एक साथ काम कर रहे हो, तो कुछ लिख पाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इरेजर और पेंसिल अगर एक साथ है, तो वैसे ही ये होगा कि एस डीएनए का इरेजर क्या हो गया बेटा, डीएनए। तो दोनों जब एक साथ लोगे तो ये डीएनए खत्म हो जाएगा। तो जब ये भी खत्म हो जाएगा तो तुमको आर ही टाइप मिलेगा अल्टीमेटली, इसमें भी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि अच्छा चलो, ये भी चीज बैक्टीरिया में मिल रही थी, इसको भी हटा दिया, है ना। इसको भी हटा दिया तो क्या मैं बचा, केवल आपका डीएनए बचा, है ना, केवल डीएनए बचा इस टाइप का। तो अब इसके साथ करा, तब देखा इन्होंने कि अरे ये तो चेंज हो गया, किसमें, एस टाइप में। किसकी वजह से, जब हमने केवल एस टाइप का डीएनए लिया, है ना, एस टाइप का डीएनए लिया, तब हमने क्या देखा कि एस टाइप क्या नहीं हो रहा है बेटा, सॉरी आर टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया, किसमें, एस टाइप में, ठीक है। तो ये आगे किसने फर्दर इस एक्सपेरिमेंट्स की जो बायोकेमिस्ट्री थी, कौन पता लगा रहा है, एवेरी मैकार्टी और मैक्लोड, है ना। एवेरी मैकार्टी मैक्लोड तीनों लोग बैठे और तीनों लोगों ने बेकले एस स्ट्रेन को देखा कि वो किस किस चीज़ से बना है। तो एस स्ट्रेन बना था प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, डीएनए से, और उसमें कुछ एंजाइम मिले डीएनए, ठीक है। फिर इसको एक एक पार्ट को करके उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो जहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, उससे पता चल जाएगा ना मुझे कि कौन सा चीज़ है जिसके वजह से ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो रही है, या ये जीन क्या कहते हैं आपके आर टाइप में चला जा रहा है, या आर टाइप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये उन्होंने फिर इस तरीके के कॉम्बिनेशन अपनाए, जिसके वजह से हमें पता चला कि जो डीएनए है वही आर टाइप को क्या कर दे रहा है, एस टाइप में चेंज कर दे रहा है, ठीक है।